एक तरफ तो ये ओपेनहाइमर है, जिन्हें पहले परमाणु हमले के बाद किसी नायक की तरह सम्मान दिया गया, लेकिन इसी सम्मान के लगभग 10 साल बाद अमेरिका में इस नायक को ही दुश्मन बना दिया गया। साल 1950 के बाद उनके ऊपर एक के बाद एक देश के साथ गद्दारी, अमेरिका से दुश्मनी, रूस की मदद करने और सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के आरोप लगे। महीनों तक कार्रवाई हुई, उनकी सारी पावर छीन ली गई, उन्हें सारे पदों से हटा दिया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उन्होंने कभी कुछ किया ही ना हो। लेकिन क्या सच में ओपेनहाइमर ने अमेरिका से गद्दारी की थी? अगर नहीं, तो फिर क्या अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध जिताने वाले हीरो को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताने पर तुला था? आखिर साल 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने ओपेनहाइमर की पूरी कहानी ही बदल दी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो। साथियों, ओपेनहाइमर की इस पूरी कहानी में मैनहट्टन प्रोजेक्ट का बड़ा योगदान रहा। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेना जरूरी है। अब वैसे तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत के पीछे नाजी जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ था। वो कैसे? तो बात है दिसंबर 1938 की जर्मनी की। जर्मनी के बर्लिन में स्थित था कैसर विलियम इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री। वहां पर एक खोज होती है जिसमें बताया गया कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से किसी एटम का न्यूक्लियस छोटे छोटे भागों में बंट जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। साथियों, इस खोज के सामने आने के अगले ही महीने जनवरी 1939 में स्वीडन के स्टॉकहोम में इसे सिद्ध भी कर दिया गया कि हां, ये तो संभव है। और जो व्यक्ति इस खोज के पीछे मौजूद थे उनका नाम था ओटो हान, जो एक जर्मन केमिस्ट थे और उनकी इस खोज के लिए उन्हें गॉडफादर ऑफ न्यूक्लियर फिशन भी कहा जाता था, जिसके लिए उन्हें 1944 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन ओटो हान की इस खोज में सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि वो ये सब क्रूर हिटलर के शासन वाले जर्मनी में कर रहे थे। और उनकी इस खोज के कुछ महीनों बाद ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमले के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में ओटो हान की इस खोज से यूरोप के देशों में यह डर बैठ गया था कि अब हिटलर एटम बॉम्ब जैसा विनाशकारी हथियार तैयार कर सकता है। और इसी डर के बीच दो बड़े फिजिसिस्ट लियो सिजार्ड और यूजेन विग्नर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जो कि तब के अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखकर जर्मनी में हुई इस खोज के बाद संभावित भयानक खतरे के बारे में बताने के लिए कहा। एक लेटर लिखा। ये जो लेटर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 अगस्त 1939 में लिखा था। साथियों, लियो सिजार्ड और यूजेन विग्नर ने, ये दोनों वो व्यक्ति थे जो हंगरी में पैदा हुए थे। इन दोनों ने ही कुछ साल तक जर्मनी में रहकर काम किया था। लेकिन जब साल 1933 में हिटलर जर्मनी का शासक बना तो ये दोनों जर्मनी से चले गए। कारण था कि इन दोनों का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। तीसरे व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन तो जर्मनी में ही पैदा हुए थे और यहूदी भी थे। और तब जब साल 1932-33 में ये अमेरिका के दौरे पर थे, उसी समय हिटलर जर्मनी का शासक बना, जिसके बाद यहूदी लोगों पर होते अत्याचार को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमेशा के लिए अमेरिका में रहने का निर्णय कर लिया था। जर्मनी और यहूदी समाज से जुड़े इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर एटम बॉम्ब को लेकर अमेरिका के कान खड़े किए थे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जब आइंस्टाइन का पत्र मिला तो उसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूरेनियम के लिए एडवाइजरी कमेटी बना ली, जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू करने के दरवाजे खोल दिए। इस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका की उम्मीद तब और ज्यादा बढ़ गई जब एनरिको फर्मी और ओपेनहाइमर ने जान लिया था कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग करके की जाने वाली चेन रिएक्शन से एक बहुत बड़े धमाके को अंजाम दिया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत कम लागत के साथ हुई थी, क्योंकि साल 1939 में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो इसमें कुल $6000 का खर्च किया जाना तय हुआ था। लेकिन 1945 तक, जब दुनिया का पहला परमाणु बम बन चुका था, उस प्रोजेक्ट पर $2 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुके थे। 1943 और 1945 2-3 सालों में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए गए। इसके पीछे और भी कई कारण मौजूद थे। साल 1939 के आसपास तक अमेरिका में परमाणु बम जैसे हथियार की इतनी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि विश्व युद्ध अभी शुरू हुआ ही था और स्थिति काबू में थी। लेकिन 1942 आते आते विश्व युद्ध का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा था। एक तरफ जापान का इन्वेजन अमेरिका को परेशान कर रहा था, तो दूसरी तरफ लगातार ताकतवर होता सोवियत संघ अमेरिका के वर्चस्व के लिए खतरा बना हुआ था। यह अलग बात है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन भी अमेरिका के साथ था, लेकिन अमेरिका तब की किसी का दोस्त नहीं बनता था, बल्कि वो तब भी सालों आगे की रणनीति बनाकर चलता था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह बात सिद्ध भी हो गई जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। अक्सर हम कहते भी हैं कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता, और यह उसने रूस के साथ भी किया था। ऐसे में अमेरिका को परमाणु बम जैसे ताकतवर हथियार की जरूरत महसूस हुई, जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन देशों को दबाकर रख सके। तो उन्होंने धीमी रफ्तार से चल रहे मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग स्थानों पर पूरा किया गया। जैसे बॉम्ब की डिजाइन और उसके असेंबल करने का काम लॉस अलामोस में न्यू मैक्सिको के अंदर हुआ, जिसे ओपेनहाइमर संभाल रहे थे। इसी एरिया में पहले परमाणु धमाके ट्रिनिटी टेस्ट को भी अंजाम दिया गया। दूसरी जगह थी टेनेसी की ओक रिज, जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट का काम किया गया। इसी तरह वॉशिंगटन का हैनफोर्ड में
लार्ज स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से प्लूटोनियम का प्रोडक्शन शुरू किया गया। इसके अलावा अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटीज सहित यूनाइटेड किंगडम और कनाडा से भी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी साइंटिफिक एक्सपर्टाइज की मदद ली गई। $2 अरब का खर्च, हजारों लोगों की मेहनत और लगभग 6 साल का समय लगने के बाद 16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 पर दुनिया के पहले परमाणु परीक्षण ट्रिनिटी टेस्ट को अंजाम दिया गया। परमाणु बम के इस सफल परीक्षण ने अमेरिका को एक ऐसी शक्ति दी थी जिससे उसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिनिटी टेस्ट के ठीक 21 दिन बाद 6 अगस्त और फिर 9 अगस्त 1945 को जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका का परमाणु बम गिरा, इन बमों ने गिरने के बाद अमेरिका के लिए सब कुछ बदल दिया। जापान ने अपने घुटने टेक दिए, कुछ सालों के लिए सही सोवियत संघ भी अमेरिका के सामने कमजोर पड़ गया। परमाणु बम की सफलता ने ओपनहाइमर को अमेरिका का नायक बना दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही को देखने के बाद ओपनहाइमर परमाणु हथियारों के निर्माण के विरोध में आ गए थे। उन्होंने अमेरिका से परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने तक की बात कह दी। ओपनहाइमर अपने परमाणु बम के आविष्कार से इतने दुखी हो गए थे कि जापान पर हुए हमले के 2 महीने बाद उन्होंने एक मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के सामने रोते हुए कहा था कि मेरे हाथ खून से रगे हैं। साथियों, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि परमाणु बम से हुई तबाही के बाद वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। इसलिए वो परमाणु हथियारों के विरोध में भी आ गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनका परमाणु बम का जो आविष्कार है और फिर इसका विरोध, दोनों ही चीजें उनकी कल्पना के विपरीत परिणाम लाने वाली थी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ओपनहाइमर जब बम बना रहे थे तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका उपयोग कर लिया जाएगा। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भारत कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन इसकी वजह से शांति रहेगी, इसे उपयोग में नहीं लाया जाएगा। उन्होंने भी यही सोचा कि अमेरिका इसका उपयोग शांति स्थापित करने के लिए करेगा। मतलब इसका उद्देश्य यह नहीं होगा कि इसको गिराकर किसी को मारकर दिखाना पड़े कि देखो साहब परमाणु बम क्या होता है। पहली बात तो यही थी। दूसरी बात, ओपनहाइमर का मानना था जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा ही दिया तो वो नागासाकी पर नहीं गिराएगा। मतलब एक शहर पर अगर नागासाकी पर गिरा दिया तो हिरोशिमा पर नहीं गिराएगा। तो एक तरह से 2 दिन में जो अलग अलग बम गिरे थे उनमें से वो पहले दिन के लिए प्रिपेयर हो भी गए तो दूसरे के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तीसरे के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इस बात का तो कतई अंदाजा नहीं था कि उनके बम बनाते ही सोवियत संघ इस बम को बनाने की होड़ में जुट जाएगा। ऐसे में उनके सामने ये सारी घटनाएं जो हो रही थी, ये उन्हें इस दर्द में ले गई कि इस घटना को अंजाम देकर, बम बनाने की घटना को अंजाम देकर, बिल्कुल वैसे जैसे अल्फ्रेड नोबेल के साथ डायनामाइट के खोज के बाद हुआ था ना, वो भी तो इस बात से परेशान हुआ था कि मैंने तो बम, ये डायनामाइट बनाया था माइंस को खोदने के लिए, लेकिन इसका उपयोग हो रहा है बम बनाने के लिए। न्यूक्लियर बम एक बार में ही दुनिया में शांति ले आएगा, लेकिन हुआ क्या, न्यूक्लियर बम का उपयोग हो चुका था, लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। इस बात से वो मन ही मन बहुत व्यथित रहने लगे। ओपनहाइमर निराश रहने लगे, दुनिया में शांति बनाने की बातें करने लगे, दुनिया में हथियारों की होड़ ना हो इसके लिए वो लोगों को समझाने लगे। ओपनहाइमर परमाणु बम के उपयोग और निर्माण के विरोध में आ गए। उनके विरोध के चलते अमेरिका का प्रशासन कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उन्होंने ओपनहाइमर का सम्मान और दूसरे कामों की जिम्मेदारी दे दी। 1946 में ओपनहाइमर मेडल ऑफ मेरिट दे दिया। 1947 में उन्हें यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जनरल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन ओपनहाइमर परमाणु हथियारों के निर्माण और उनके उपयोग का विरोध करते रहे। लेकिन इसी बीच में एक और खबर पड़ती है, और वो ये कि जो सोवियत संघ जो अमेरिका से हथियार बनाने की होड़ कर रहा था कि वो भी परमाणु बम बनाएगा, उसने 29 अगस्त 1949 में कजाकिस्तान की टेस्ट साइट सेमापाल्टिस्क नामक स्थान पर अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। अमेरिका की इससे बेचैनी बढ़ गई, हथियारों की होड़ और बढ़ने लगी कि परमाणु बम का तोड़ तो सोवियत संघ भी बना लिया। पूंजीवादी अमेरिका साम्यवादी सोवियत संघ से डरने लगा। फिर धीरे धीरे अमेरिका को लगने लगा कि उसके हथियार की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, एक अधिकार था वो खत्म हो रहा है, तो अब इससे भी ज्यादा विनाशकारी हथियार बनाया जाए। परमाणु बम से ज्यादा लगभग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था हाइड्रोजन बम, और इसके लिए लुइस स्ट्रॉस नाम के व्यक्ति, जो कि उस समय यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 5 कमिश्नर्स में से एक थे, उन्होंने हाइड्रोजन बम की परिकल्पना दे दी। लुइस स्ट्रॉस ने कहा कि वो हाइड्रोजन बम बनाना चाहते हैं जो कि जापान में गिरे परमाणु बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा हानिकारक होगा। ओपनहाइमर इसके विरोध में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु बम से ही इतनी दिक्कतें हो चुकी हैं, हाइड्रोजन बम दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन लुइस स्ट्रॉस ने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को अपने पक्ष में कर लिया। ट्रूमैन ने 31 जनवरी 1950 को सार्वजनिक रूप से हाइड्रोजन बम विकसित करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के लगभग 3 साल बाद ही अमेरिका ने 1952 में पैसिफिक ओशन के अंदर हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया। ये इतना खतरनाक था कि इससे निकली हुई ऊर्जा से पूरा एक द्वीप वाष्प में बदल गया। वहां 1 मील से भी अधिक चौड़ा गड्ढा बन गया। अमेरिका ये सब मोनोपोली करने के लिए कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। कारण ये कि 10 महीने बाद ही 12 अगस्त 1953 को सोवियत संघ ने भी
अपना पहला हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया। और इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस समय अमेरिका न्यूक्लियर बम के निर्माण में लगा था, सोवियत संघ 1946 से हाइड्रोजन बम के निर्माण में लगा हुआ था। यानी कि अमेरिका एक तरफ हाइड्रोजन बम को लेकर चल रहा था, वहीं पर सोवियत संघ परमाणु और हाइड्रोजन बम को एक साथ लेकर चल रहा था। इस पूरी कहानी में अमेरिका और सोवियत संघ की खींचतान में ओपनहाइमर अंदर ही अंदर व्यथित हो रहे थे और उनका मानना था कि हाइड्रोजन बम नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई में दो व्यक्तियों की लड़ाई सामने उजागर हो गई, ओपनहाइमर वर्सेस लुईस स्ट्रॉस, परमाणु बम वाले और हाइड्रोजन बम वाले। लुईस स्ट्रॉस ने ओपनहाइमर को नीचा दिखाने के प्रयास शुरू किए। ओपनहाइमर से उस बदले को लेने का प्रयास किया जो कभी उन्होंने लुईस स्ट्रॉस को नीचा दिखा के किया था। इस बात का फायदा उठाते हुए लुईस स्ट्रॉस ने वो तमाम हथकंडे अपनाए जिससे ओपनहाइमर को उनके अतीत के लिए पनिश किया जा सके, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा सके, उनको विदेशी एजेंट बताया जा सके। और इस बात को करने के लिए लुईस स्ट्रॉस ने 1930 के किसी पुराने घटनाक्रम को बाहर निकाला जिसमें ओपनहाइमर की पत्नी किटी, उनके भाई फ्रैंक और उनकी प्रेमिका जीन टैकलॉक, इन तीनों को अमेरिका के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताया गया। अमेरिका में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो साम्यवाद के समर्थक थे। कहा जाता है कि ओपनहाइमर डायरेक्टली साम्यवादी पार्टियों से नहीं जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेबर्स के पक्ष में हुआ करते थे। ऐसा करके उनके मन में, या फिर मतलब एक तरह से ये प्रेजेंट किया गया लोगों के सामने कि ओपनहाइमर साम्यवादी विचारधारा से, जो कि सोवियत संघ की है, उससे इंक्लाइंड हैं। ये लुईस स्ट्रॉस ने मीडिया को अपने पक्ष में करके, ट्रूमैन को अपने पक्ष में करके दो लोगों के सामने एक्सपोज करना शुरू किया। कहा कि ओपनहाइमर अपनी साल की 3% कमाई उन जगहों पर दान करते हैं जो कि इस तरह से लोगों को सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कई यूनियन के आंदोलनों में और रैलियों में भी पार्टिसिपेट किया है। ऐसे तथ्य सामने निकालकर दिखाए जाने शुरू हुए। 1947 से 42 के बीच में एक ऐसे डिस्कशन ग्रुप के भी मेंबर ओपनहाइमर रहे जो कम्युनिस्ट पार्टी से नाता रखने वाले लोगों के सदस्यों के रूप में बनी थी। ओपनहाइमर हालांकि कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं रहे थे, लेकिन 30 से 50 के बीच में, 1930 से 1950 के बीच में लगभग 20 साल में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में ओपनहाइमर की परेशानियां बढ़ा दी थी। ऊपर से लुईस स्ट्रॉस उनके पीछे पड़े थे, जिनके आरोप लगाने आसान थे, लेकिन उनका निजात उपलब्ध नहीं था। लुईस स्ट्रॉस बार बार ओपनहाइमर को टारगेट किए जा रहे थे। एक किताब जिसका नाम है द ट्रिम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ द ओपनहाइमर में यहां तक लिखा गया कि लुईस स्ट्रॉस ने अपने मीडिया कनेक्शन का यूज करके ओपनहाइमर के खिलाफ गलत बातें लिखवाना शुरू कर दिया ताकि उनके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर सके। लुईस स्ट्रॉस ने एफबीआई के डायरेक्टर एडगर हूवर पर दबाव डाला कि वो ओपनहाइमर की निगरानी करे, जिसके बाद एफबीआई ने उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनका टेलीफोन तक टेप किया जाना शुरू हुआ। लुईस स्ट्रॉस यहां तक भी नहीं रुके, उनके सिक्योरिटी क्लियरेंसेस तक छीन लिए गए। उनके इस निर्णय के खिलाफ हालांकि अपील की गई, लेकिन उस अपील में भी उनके सिक्योरिटी क्लियरेंसेस तो मिल गए, लेकिन प्राइवेसी खत्म ही रही। ये सुनवाई पूरी तरह से इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चल रही थी कि कहीं ना कहीं ओपनहाइमर ने ये सारी जानकारियां दुश्मनों को लीक की हो सकती हैं, ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं तो सोवियत संघ के पक्षधर हो सकते हैं, इनको अमेरिका के अंदर विश्वास के साथ तो नहीं रहने दिया जा सकता। एक तरह से लुईस स्ट्रॉस ने ओपनहाइमर की पूरी इमेज खराब कर दी। लेकिन इस फैसले के बाद ओपनहाइमर ने फिर से अपनी एकेडमिक लाइफ शुरू की। वो पब्लिक लाइफ से दूर हो गए। साल 1963 में उन्हें राष्ट्रपति से एनरिक फर्मी अवार्ड मिला, लेकिन यह सब उनके लिए किसी अर्थ का नहीं था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ओपनहाइमर प्रिंसटन, न्यू जर्सी में रहे, जहां कैंसर के चलते 18 फरवरी 1967 को उनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों, रॉबर्ट ओपनहाइमर की ये कहानी, जिसमें दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार को जन्म दिया हो, फिर खुद अपने बनाए हथियार का जिस व्यक्ति ने विरोध किया हो, अमेरिका को इतनी बड़ी शक्ति देने के बाद भी उस पर झूठे आरोप लगे हों और उसने अपमान झेला हो, कहानी आपको कैसी लगी? जानकारी कमेंट बॉक्स में